अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हम देखेंगे सबसे पहले कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स है क्या हमारे पास। तो ये जो सा है ये एक जस्ट शो किया गया डायग्राम के थ्रू कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं। तो हमारे पास बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स मिलके हमारे पास क्या बनता है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बनता है। ठीक है, इसके अंदर बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिक्स आते हैं। और कंप्यूटर साइंस और बायोलॉजी तो बहुत ज़्यादा इसके अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन बायोइन्फॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी कि इनके दरमियान में डिफरेंस क्या है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो है ना, ये सीक्वेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन एनालिसिस है जीन और जीनोम्स का। ठीक है, ये जीन, जीनोम्स, प्रोटीन इसी लेवल तक ना महदूद है। ठीक हो गया। और फिर है कि डेवलपमेंट एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटेशनल टूल्स। ठीक है, ये उसी के अंदर आ जाता है। मेन ये बात है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में हमारे पास सीक्वेंस आती है, स्ट्रक्चर आता है, फंक्शन एनालिसिस आते हैं किसके, जीन्स के या फिर जीनोम के। ठीक है, जबकि हमारे पास जो कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है इसके अंदर आते हैं ऑल बायोलॉजिकल एरियाज। जितने भी मतलब बायोलॉजिकल एरियाज ये बड़े मतलब बड़े पैमाने पे जो सा है आप समझ लें कि इसके अंदर चीज़ें आती हैं। ठीक है, इसके अंदर मैथमेटिक्स भी आती है। ठीक है, हमारे पास ये जो सी बायोइन्फॉर्मेटिक्स है इसके अंदर तीन चीज़ें हैं, स्टैट है हमारे पास, बायोलॉजी है और कंप्यूटर साइंस है। जबकि इसके अंदर क्या है, मैथमेटिक्स भी आती है, मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, अब उसमें हमने कहा कि जीनोम लेवल पे, ठीक है, जीन जीनोम लेवल पे हमने स्टडी करना है बायोइन्फॉर्मेटिक्स में। इसमें हमारा इकोसिस्टम लेवल तक मतलब कि उसके अंदर जितना कुछ आ रहा है हम सब उसको स्टडी करते हैं। ठीक है, फिर है पॉपुलेशन डायनामिक्स आता है इसके अंदर, फाइलोजेनेटिक यूजिंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड डेवलपमेंट ऑफ एल्गोरिथम फॉर कंप्यूटेशनल टूल। ठीक है, मेन आपने इसका ये जो है डिफरेंस याद रखना है कि ये छोटे लेवल पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स को हम यूज़ करते हैं और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बड़े लेवल पे, और कंप्यूटेशनल बायोलॉजी बड़े लेवल पे यूज़ करते हैं। इसके बाद हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स का स्कोप आता है। तो स्कोप में क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। ठीक है, अब बायोइन्फॉर्मेटिक्स क्या है, ये ड्राई लैब की तरह है कि आपको वो सारा कुछ जो सा है कंप्यूटर पे, सॉफ्टवेयर पे करना पड़ता है। तो इसके अंदर इसका स्कोप क्या है कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं और फिर उस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। तो यही मेन सा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसका स्कोप के अंदर आता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो सा है एप्लीकेशन आती है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की। तो इसके अंदर हमारे पास 3 एस्पेक्ट्स हैं इसके। ठीक है, तो इसके अंदर की पहला जो सा है वो है स्ट्रक्चर एनालिसिस, फिर है सीक्वेंस एनालिसिस, फिर है फंक्शन एनालिसिस। ठीक हो गया। तो स्ट्रक्चर एनालिसिस जो सा है उसके अंदर सबसे हमारे पहले हमारे पास गिवन है क्या है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन क्या होगा, प्रिडिक्टिंग द 3D स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड लाइक डीएनए और आरएनए टू अंडरस्टैंड देयर फंक्शन। अब इसमें 3D स्ट्रक्चर जिस तरह डीएनए आरएनए जिस तरह होते हैं, इस तरह इसका स्ट्रक्चर जो है प्रिडिक्ट किया जाएगा, जो फिर जिससे हमें ना हेल्प मिलेगी कि ये इसका फंक्शन समझने में। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन। तो उसके अंदर भी आएगा कि प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट करना। ठीक है, और इसमें जो सा है मतलब कि हमें पता है जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो अमाइनो एसिड की बेस पे सा सीक्वेंस्ड होता है। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। ठीक है, प्रोटीन स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन क्या है, ग्रुपिंग प्रोटीन बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज इन दियर स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर की बेस पे हम जो है प्रोटीन्स को क्लासीफाई करेंगे, जिनके स्ट्रक्चर आपस में मिलते होंगे उनको अलग क्लास में रख देंगे। ठीक हो गया, ये हो गया स्ट्रक्चर की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन। फिर है प्रोटीन स्ट्रक्चर कंपैरिजन, कंपेयरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स टू अंडरस्टैंड देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। अब हम क्या है कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किस लिए करते हैं, ताकि हमें उसके अंदर सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस का पता चल सके। तो फिर ये है स्ट्रक्चर की बेस पे जो हम प्रोटीन का कंपैरिजन करेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस के अंदर। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है सीक्वेंस एनालिसिस। सीक्वेंस एनालिसिस में पहला जो है हमारे पास जीनोम कंपैरिजन। फिर है इसमें के अंदर क्या होता है कि कंपेयरिंग द इंटायर जेनेटिक मटेरियल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू फाइंड सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस। ठीक है, हमने एक जो सा ऑर्गेनिज्म होगा हमने उसका जो सा है जीनोम जेनेटिक मटेरियल जो सा उसके कंप्लीट जो सी है सीक्वेंस दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ हम उसको कंपेयर करेंगे, जिससे हमें क्या पता चलेगा, सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस का पता चलेगा। मतलब कि हमने जीनोम को कंपेयर करना है, एक ऑर्गेनिज्म के जीनोम को दूसरे ऑर्गेनिज्म के जीनोम के साथ कंपेयर करना है। ठीक है, ये आ जाएगा इसके अंदर।
उसके बाद है हमारे पास फाइलोजेनी। फाइलोजेनी क्या है? स्टडिंग द एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट स्पीशीज और जीन्स बेस्ड ऑन जेनेटिक डाटा। हमारे पास जो जेनेटिक डाटा है उसके बेस पर हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना है, स्पीशीज़ के अंदर क्या है या फिर उनके जो से स्पीशीज़ के जीन हैं उनके अंदर एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है, इसको हम फाइलोजेनी में स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास क्या आता है? जीन प्रोमोटर प्रिडिक्शन। ठीक है, जीन प्रोमोटर प्रिडिक्शन के अंदर हमारे पास क्या आता है? आइडेंटिफाइंग वेयर जीन्स एंड देयर रेगुलेटरी जीन्स आर लोकेटेड इन डीएनए सीक्वेंस। अब प्रिडिक्शन है मतलब कि बताएंगे कि हमारा जो जीन है या फिर प्रोमोटर जो सा है वो डीएनए के अंदर कहाँ पे लोकेटेड है। इसकी प्रिडिक्शन के लिए भी हम जो सा है किसको यूज़ करते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हैं। फिर आगे हमारे पास आता है मोटिव डिस्कवरी। मोटिव क्या है? फाइंडिंग रिकॉर्डिंग पैटर्न्स इन डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस दैट मे हैव बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक हो गया, हमने उनको रिकॉर्डिंग जैसे पैटर्न है डीएनए के अंदर चाहे या प्रोटीन के अंदर हो तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है। फिर है सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग। सर्चिंग द डेटाबेस फॉर नोन डीएनए और प्रोटीन सीक्वेंस टू फाइंड मैचेस और रिलेटेड सीक्वेंस। सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग मतलब कि नाम से पता चल रहा है कि जो सीक्वेंस की बेस पे हम सर्च करते हैं कि जो सा एक स्पीशी या फिर जो सा हमारे पास जो डीएनए या प्रोटीन है इसका सीक्वेंस किसके साथ मैच कर रहा है, जिसके साथ मैच करेगा या फिर उसको हम लोकेट कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग हो जाएगी। इसके बाद है सीक्वेंस अलाइनमेंट। अलाइनमेंट क्या है? लाइनिंग अप सीक्वेंस ऑफ डीएनए, आरएनए और प्रोटीन टू कंपेयर देयर सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस। सीक्वेंस अलाइनमेंट कर दी मतलब कि चाहे हमारे पास डीएनए आरएनए प्रोटीन है उनके सीक्वेंसेस को एक दूसरे आपस में अलाइन किया ताकि हमें पता चल सके कि उनकी सीक्वेंस के अंदर एक दूसरे के साथ क्या है, कितनी सिमिलरिटी है, कितना डिफरेंस है, मतलब उनको कंपेयर करेंगे हम। ये हो गया सीक्वेंस एनालिसिस के अंदर। थर्ड वन हमारे पास आता है फंक्शन एनालिसिस। ठीक है, पहला स्ट्रक्चर था, स्ट्रक्चर की बेस पे था, फिर सीक्वेंस और अब क्या है? फंक्शन एनालिसिस। तो हम उसके काम के बेस पे जो है एनालाइज करेंगे उन्हें। हमारे पास पहला है मेटाबॉलिक पाथवे मॉडलिंग। मेटाबॉलिक पाथवे मॉडलिंग के अंदर क्या है? क्रिएटिंग मॉडल्स ऑफ द बायोकेमिकल पाथवेज इन एन ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड हाउ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट। ठीक है, हमने मॉडल्स बनाए बायोकेमिकल पाथवेज के अंदर और मतलब ऑर्गेनिज्म के अंदर। ठीक है, हमने जो से मॉडल्स बनाए ये समझने के लिए कि मॉलिक्यूल कैसे इंटरेक्ट करते हैं, मतलब कि ऑर्गेनिजम्स के अंदर मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन जो सा है कैसे हो रहा है इंटरेक्शन, उसको हम मेटाबॉलिक पाथवे मॉडलिंग के अंदर देखते हैं। ये सिंपल सिंपल बात यही है कि मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन देखना ऑर्गेनिज्म के अंदर। प्रोटीन इंटरेक्शन प्रिडिक्शन के अंदर हम देखेंगे कि एक सेल के अंदर, एक ही सेल के अंदर डिफरेंट प्रोटीन्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करती हैं, कैसे इंटरफेयर करती हैं एक दूसरे के साथ, इसको हम प्रोटीन इंटरेक्शन प्रिडिक्शन में देखेंगे। ठीक हो गया, फिर है प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन प्रिडिक्शन, डिटरमाइनिंग वेयर इन द सेल अ प्रोटीन इज लाइकली टू बी लोकेटेड। अब ये देखना है कि प्रोटीन मतलब सेल के अंदर प्रोटीन कहाँ पे पाई जा रही है। पहले मैं प्रोटीन इंटरेक्शन प्रिडिक्शन में था कि प्रोटीन सेल के अंदर इंटरेक्ट कैसे कर रही है, अब है प्रोटीन सब सेलुलर लोकलाइजेशन के मतलब प्रोटीन सेल के अंदर कहाँ पे पाई जा रही है। ठीक है, फिर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और डेटाबेस कंस्ट्रक्शन एंड क्यूरेशन। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर आता है क्रिएटिंग टूल्स एंड प्रोग्राम्स टू एनालाइज बायोलॉजिकल डाटा। ठीक है, सॉफ्टवेयर में ये होता है कि हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, मतलब टूल्स बनाते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर बनाते हैं जिसके ज़रिए हम बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करते हैं। फिर है डेटाबेस कंस्ट्रक्शन एंड क्यूरेशन के अंदर क्या आता है? इसके अंदर आता है कि बिल्डिंग एंड मैनेजिंग डेटाबेसेस वेयर बायोलॉजिकल डाटा इज स्टोर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फॉर इजी एक्सेस। मतलब कि हमने डेटाबेस बनाए हुए हैं, मतलब डिफरेंट डेटाबेसेस हैं हमारे पास। तो एनिमल्स का डिफरेंट है, प्लांट्स का डिफरेंट है, प्लांट्स के अंदर भी डिफरेंट फिर डेटाबेसेस हैं, तो उनके अंदर जो सा है बायोलॉजिकल डाटा स्टोर है। ठीक है, सारी की सारी जो सी है इंफॉर्मेशन उनके अंदर स्टोर है और जिससे जब हमें ज़रूरत पड़े हम इजीली उसको ले सकते हैं। फिर इसके बाद है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो सबसे पहले जो सी है ड्रग डिज़ाइनिंग। बायोइन्फॉर्मेटिक्स हेल्प इन डिज़ाइनिंग न्यू मेडिसिन बाय स्टडिंग हाउ ड्रग कैन इंटरेक्ट विद प्रोटीन इन द बॉडी। ठीक है, मतलब ये कि जो से है साइंटिस्ट जो से बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करके ड्रग को डिज़ाइन करते हैं, क्योंकि मतलब ये स्टडी करते हैं वो साइंटिस्ट जो से हैं कि ड्रग जो सी है हमारी जो सी प्रोटीन है बॉडी के अंदर उनके साथ कैसे मतलब कि जाके इंटरेक्ट करती है। Scientists use 3D models of proteins to figure out where drugs can bind and have effect. ठीक है, तो अब
हमने पहले भी जब ड्रग्स का देखा होगा, ड्रग्स डिजाइनिंग में, तो उसके अंदर यही होता है कि जो सा है ड्रग को इफेक्टिव बनाने के लिए ये चेक किया जाता है कि ड्रग जो सा है हमारी बॉडी के अंदर कैसे प्रोटीन के साथ बाइंड कर रही है। ठीक है, तो फिर उसके लिए साइंटिस्ट जो है 3D मॉडल प्रोटीन का यूज़ करते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, और फिर देखते हैं कि, या फिर मतलब नेविगेट करते हैं कि ड्रग जो सी है प्रोटीन के साथ कौन से हिस्से पे जाके बाइंड कर रही है। अब ये नीचे बात लिखी है रिसेप्टर ऑन 3D प्रोटीन। ठीक है, ये जो से प्रोटीन जो से हमारे प्रोटीन होता है उसका प्रोटीन, उसके ऊपर जो से है रिसेप्टर पाए जाते हैं। ये वो रिसेप्टर वो जगह होती है जहाँ पे ड्रग जाके बाइंड करती है। ठीक है, तो इसको जो है 3D रिसेप्टर बोला गया है। उसके बाद जो है बायोइन्फॉर्मेटिक्स फोरेंसिक में यूज़ होती है। फोरेंसिक में इस तरह यूज़ होती है कि जिस तरह कोई भी मतलब कि अगर उन्हें कोई भी वहाँ से कोई भी मतलब जो सा है सेल या कोई भी कोई स्पॉट कुछ भी मिल जाता है क्राइम सीन पे, तो उससे जो सा है डीएनए निकाला जाता है। फिर डीएनए की सीक्वेंसिंग करके पूरा डीएनए का सीक्वेंस निकाल लिया जाता है, जिससे को फिर कोर्ट में एज एविडेंस भी पेश किया जा सकता है। एग्रीकल्चर पे है। इसके बाद एग्रीकल्चर का तो सबको पता है कि एग्रीकल्चर में क्या है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करके जैसे है मतलब के ट्रांसजेनिक क्रॉप्स बनाई गई हैं, क्रॉप्स के अंदर इम्प्रूवमेंट की गई है, और बहुत मतलब कि डिजीज रेजिस्टेंस, पेस्ट रेजिस्टेंस और न्यूट्रिशन वैल्यू को इंक्रीज किया गया। तो ऐसे जो से है क्रॉप्स बनाई गई हैं। तो ये सब जो सा है ये भी कौन सा है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हुआ है। ठीक है, ये इसके जो सी हैं एप्लीकेशंस आ गई। इसके बाद कुछ जो सी हैं लिमिटेशंस है हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, क्योंकि मतलब हर चीज़ की ना कोई लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स लाजमी होते हैं। नो फाइटिंग ऑफ डिजीज यूजिंग बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, इसके अंदर ये है कि हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करके हम डिजीज़ को फाइंड कर सकते हैं। मतलब कि हम जो सा है सीक्वेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे म्यूटेशन हुई है, यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, हमें डिजीज़ का पता चल सकता है, लेकिन हम इसके ज़रिए डायरेक्टली डिजीज़ को ट्रीट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके लिए जो सा है हमें फिर मेडिकल इंटरवेंशन चाहिए। मतलब एक्चुअल ट्रीटमेंट जो सा है वो बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए नहीं हो सकता। अकेली बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो सा है वो डिजीज़ को क्योर नहीं कर सकती। ये बात है इसके अंदर कही गई है, इसका जो सा एक लिमिटेशन है, ये ड्रॉबैक है। फिर है डिपेंड्स ऑन द इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा एंड लीड्स टू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। ठीक है, द रिजल्ट फ्रॉम द बायोइन्फॉर्मेटिक्स नीड केयरफुल इंटरप्रिटेशन, दे ऑफन प्रोवाइड द दैट साइंटिस्ट टू परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स टू कंफर्म फाइंडिंग्स। ठीक है, इसके अंदर जो सा है कि हमारे पास जो सा इंटरप्रिटेशन आ जाती हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, लेकिन उनको जो सा है नेक्स्ट हमें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च करनी पड़ती है। मतलब कि हमने रिजल्ट जो से इंटरप्रिटेट कर दिए, ये जो सा सारा काम है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर केयरफुली करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि ये अब प्रैक्टिकल तो है नहीं कि जैसे हमें पता चल जाए कि ये रिजल्ट ठीक आया या नहीं आया। तो इसको फिर जो है केयरफुली करना पड़ता है, और इसको मतलब कई दफ़ा ऐसा होता है कि अब इसके ज़रिए कोई काम करते हैं, फिर नेक्स्ट हमें क्लू मिल जाता है नेक्स्ट रिसर्च के लिए। तो ये सब भी इसके अंदर आता है। फिर थर्ड पॉइंट है हमारे पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स प्रेडिक्शंस आर नॉट फॉर्मल प्रूफ्स ऑफ एनी कंसेप्ट। ठीक है, कि जो से बायो इन्फॉर्मेटिक्स की जो प्रेडिक्शंस हैं, हम इनके जो से रिजल्ट्स हैं, ये इनको टूल्स जो से हैं, इनको हम फाइनल प्रूफ के तौर पे नहीं ले सकते। अब जो हमने इनसे रिजल्ट निकाले हैं उनको ज़रूरी है कि उनको हम लैब में वेरीफाई करें, या फिर एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू जो सा है वेरीफाई करें। अब इनके रिजल्ट्स को वही बात आ गई कि हम फाइनल नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद जो सा है डू नॉट रिप्लेस द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब इसके ज़रिए जो सा है हमने कहा कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, कि हमारा मतलब बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, लेकिन ये रिप्लेस नहीं कर सके ट्रेडिशनल मेथड को। लेकिन मतलब कि जिस तरह हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं, तो ये जो प्रैक्टिकल है, टेस्टिंग है, एक्सपेरिमेंट्स है, ये स्टिल मतलब के करने पड़ते हैं, जो सा बायोइन्फॉर्मेटिक्स इसको रिप्लेस नहीं कर सकी। रिजल्ट एंड प्रेडिक्शन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ डाटा। इसके अंदर ये है कि जो सा है डाटा के ऊपर डिपेंड करते हैं, रिजल्ट्स की क्वालिटी ऑफ डाटा पे, कि मतलब जो हम कर रहे हैं, जो डाटा को एनालाइज कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। जो अगर बैड या फिर इनकम्प्लीट डाटा होगा तो उससे रिजल्ट ऑब्वियसली गलत ही आएंगे, ये कहा गया इसके अंदर। फिर नेक्स्ट है चांस ऑफ ह्यूमन एरर आर वेरी हाई।
ये बात भी क्लियर है कि हमने जो से सॉफ्टवेयर यूज़ करने होते हैं, टूल्स यूज़ करने होते हैं, तो ह्यूमन एरर इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब कि ह्यूमन मिस्टेक्स हो सकती हैं। हो सकता है कि अगर हमने एक सीक्वेंस को कॉपी करना है तो हम कॉपी करते हुए उसको कहीं पे कुछ मिस कर दें, कुछ ऐसी जो उनसे ड्रॉबैक आ सकती हैं। इसके बाद है एरर इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेस कैन इंक्लूड इनकरेक्ट फंक्शनल एनोटेशन, सीक्वेंस कंटेमिनेशन, टेक्सोनोमिक मिसक्लासिफिकेशन, सिस्टम एरर, यूज़र एरर। ये सारी वही बातें आ गई कि हमारी जो से है हमने मैंने जिस तरह कॉमन एग्जांपल दी थी सीक्वेंस कंटेमिनेशन की, कि हमारी सीक्वेंस जो सी है वो रॉन्ग हो सकती है। उसके अलावा सिस्टम के एरर आ सकते हैं, यूज़र एरर आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ ये वाले प्रॉब्लम जो से हमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स में फेस करने पड़ते हैं। आल्दो इसके बहुत से पॉजिटिव इफेक्ट्स भी हैं, लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। Modern sequencing technologies can generate terabytes of data in a single experiment which can be challenging to store। ठीक है, हमने किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो है डीएनए सीक्वेंसिंग की, अब इससे जो सा है बहुत ज़्यादा मतलब कि डाटा प्रोड्यूस हो गया। तो अब उसके लिए हमें जो सा है स्पेशल डाटाबेस चाहिए। ठीक है, नॉर्मल डाटाबेस में हम इतना ज़्यादा डाटा नहीं स्टोर कर सकते, उसके लिए हमें लार्ज और स्पेशल डाटाबेस चाहिए डाटा को स्टोर करने के लिए। तो ये एक चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, ये भी इसका एक लिमिटेशन में आ जाता है। फिर है data input requirements। Some bioinformatic tool require specific formats or types of input data which may not always be readily available or easy to generate। ठीक है, ये भी वही बात आ गई कि कुछ फॉर्मेट्स जो उनसे हैं अवेलेबल नहीं होते, मतलब कि हर चीज़ें हर वक्त अवेलेबल नहीं होती। तो कुछ जो उनसे सॉफ्टवेयर हैं उनको इनपुट जो है स्पेसिफिक फॉर्मेट में चाहिए। अगर वो हमें फॉर्मेट ना मिले तो फिर हमारा जो है काम नहीं होगा। तो ये भी थोड़ा ना डिफ़िकल्टी आ जाती है इसकी। नेक्स्ट है हमारे पास थिंग्स टू डू, कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहला है क्रॉस चेकिंग। ऑलवेज डबल चेक द डाटा obtained फ्रॉम एनी बायोलॉजिकल डाटाबेस। ठीक है, हमने किसी भी डाटाबेस से अगर हमने डाटा लिया है, इंफॉर्मेशन ली है, तो हमें सबसे पहले क्या है उसको क्रॉस चेक लाजमी करना है। ठीक है, ये चेक करना है कि वो ठीक है या फिर नहीं है। फिर है सिमिलर सीक्वेंस चेकिंग। मल्टीपल सिमिलर सीक्वेंसेस काज ट्रबल, सो देयर मस्ट बी कंप्लीट चेक बिफोर स्टोरिंग द डाटा। ठीक है, हमने डाटा को डाटाबेस के अंदर स्टोर करना है तो उससे पहले जो सा है हमने उसको चेक कर लेना है, क्योंकि बहुत सारी सीक्वेंस जो सी मैच कर रही होती हैं एक दूसरे के साथ, तो उनको स्टोर करते वक्त कोई कन्फ्यूजन ना हो जाए, कोई ट्रबल ना आ जाए। ठीक है, उसके बाद है टूल्स वैलिडेशन। टूल्स एक्यूरेसी मस्ट बी चेक, ऑल टूल्स मस्ट बी अप टू डेट। ठीक है, हमने हमारे जो से टूल्स हैं वो ये सॉफ्टवेयर हैं वो अपडेट होने चाहिए और उनको ये इनकी अपडेट को लाजमी चेक करना चाहिए। फिर है बायो सिक्योरिटी। डाटा सिक्योरिटी और बायो सिक्योरिटी इज द मेन एस्पेक्ट टू सेव योर डाटा। इसके अंदर आता है कि हमारा जो सा डाटा है वो सेव होना चाहिए। कीपिंग द बायोलॉजिकल डाटा सेफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस मीन प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम हैकर्स एंड मेकिंग श्योर ओनली अथोराइज पीपल कैन एक्सेस इट। मतलब ये कि सिर्फ अथोराइज पर्सन जो सा है हमारा जो डाटा है, हमारा डाटा उसको यूज़ कर सके, कोई हैकर्स वगैरह इसको हैक ना कर सकें, क्योंकि ये सारा कंप्यूटराइज्ड वर्क होता है, कंप्यूटर पे काम हो रहा होता है। तो ये जो सा है हैक भी हो सकता है और कुछ भी मतलब इसका नुकसान भी हो सकता है अगर डाटा के अंदर चेंजिंग हो जाए या कुछ भी हो जाए। फिर है डाटा इंटीग्रेशन, मैनेजिंग डाइवर्स बायोलॉजिकल डाटा एंड टूल्स। ठीक है, डाटा को किस तरह मैनेज करना है, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। फिर है हमारे पास कंप्यूटेशनल कम्प्लेक्सिटी। इसके अंदर है कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स ऑफन डील्स विद द ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा फ्रॉम बायोलॉजिकल रिसर्च लाइक डीएनए सीक्वेंसिंग। Analyzing this data can be tricky and require powerful computers and smart algorithms because regular methods cannot handle it। ठीक है, अब ये भी उसके अंदर आ जाता है कि मतलब कि हमें इसके लिए स्पेशल मतलब कि कंप्यूटर्स चाहिए, पावरफुल कंप्यूटर जो उस डाटा को रन कर सके, और एल्गोरिथम्स भी चाहिए, क्योंकि रेगुलर मेथड जो से हैं उसके ज़रिए हम इतने कम्प्लेक्स डाटा को नहीं देख सकते। क्योंकि हमारे पास जो सी हैं डीएनए सीक्वेंसेस जो सी हैं, हमने देखा कि ये जो सी हैं एज़ कम्पेयर टू पेप्टाइड सीक्वेंस या प्रोटीन सीक्वेंस ये बहुत ज़्यादा बड़ी होती है और ये फिर बहुत कम्प्लेक्स डाटा बन जाता है। फिर है स्टैंडर्डाइजेशन। There are no common rules for how biological data should be formatted. Different labs might use different styles, making it hard to share and compare data. Having standard formats will help scientists to work together more easily.
इसके अंदर जो सा है हमारे पास कोई भी ना बायोइन्फॉर्मेटिक्स के स्टैंडर्ड हमारे पास फॉर्मेट्स नहीं है। हर लैब वाले जो सा है अपने फॉर्मेट बना लेते हैं, अपने फॉर्मेट के ऊपर जो सा है डाटा को एनालाइज करते हैं। तो इससे फिर जो सा है वर्क को कंपेयर करने में और दीगर जो से बहुत से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। तो इसके लिए क्या है कि कोई स्टैंडर्ड भी हमारा होना चाहिए, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट होने चाहिए जिसको हर कोई फॉलो करे। फिर है बायोलॉजिकल इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर है कि आफ्टर रनिंग कंप्यूटर एनालिसिस ऑन बायोलॉजिकल डाटा इट्स इम्पोर्टेंट टू मेक सेंस ऑफ द रिजल्ट। This means understanding what the data really means in terms of biology, which can be challenging because it requires knowledge of both computers and biology. ठीक है, हमने जो सा है अपना बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ करते हुए, कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए अपना रिजल्ट निकाल लिया। तो अब उस रिजल्ट को जो सा है इंटरप्रिटेट भी करना है ताकि वो दूसरों को समझ भी आ सके। ठीक है, इंटरप्रिटेट किस तरह करना है इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, अब इसको डाटा को जो रिजल्ट को जो सा है उसकी इंटरप्रिटेशन भी ज़रूरी है। फिर आते हैं एथिकल कंसर्न्स। When dealing with the biological data, especially from humans, there are important privacy and ethical issues to consider. It's crucial to protect sensitive information, to prevent misuse, to ensure that individuals have given permission for their data to be used. ठीक है, अब किसी भी ह्यूमन का जो सा हमने डाटा सीक्वेंसिंग की है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग की है, तो अब वो ये जो सा है उस डाटा को ख्याल से रखना ये भी ज़रूरी है। ठीक है, एथिकल कंसर्न इसके अंदर एथिकल इश्यूज आ जाते हैं, उनको लाजमी देखना होगा और उस इंडिविजुअल की परमिशन के बगैर उसका डाटा जो सा है कहीं और यूज़ ना हो, ये भी बहुत ज़रूरी होता है। फिर डाटा सिक्योरिटी आ गई, वही आगे के हमने जो सा है अपने बायोलॉजिकल डाटा को प्रोटेक्ट करना है हैकर से और किसी भी मिसयूज़ होने से उसको प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है। फिर आ जाता है लास्ट में हमारे पास एजुकेशन। There are not enough trained people in bioinformatics to meet the growing demand. We need more education and training programs to teach the students that skills need to analyze and understand biological data effectively. ठीक है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स के अंदर जो से माहिर लोग या जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को जानते हैं ये बहुत कम है। तो इसके लिए हमें क्या है प्रोग्राम्स से करने चाहिए ताकि स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाया जा सके और हमारे पास ज़्यादा लोग आ सकें जो इस चीज़ को समझ सकें।